लड़ाई लड़ते हैं। भाई अपना मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार छीना जा रहा है, मुझे अधिकार चाहिए। मैं बोलने से बेटर ये होता है कि मैं अगर आपके अधिकार के लिए काम करूं तभी आप आगे बढ़ेंगे ना हमारे अधिकार के लिए काम करने के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को लड़ाने के लिए ये बहुत आसान तरीका है, वो मिलता रहता है। सभी सेगमेंट क्या करते हैं ये लोग, सब अपने अपने हाथ की आवाज उठाते हैं, अरे वो गलत है, वो हमारे ऊपर इतना खराब किया है, ईसाई गलत है, अरे मुसलमान तो बाहर से आए हैं, अरे हिंदू गलत है, हिंदू वाले किसने फूट डाल दिया, वो आर्यन है, ये दलित है, वो फलाना है, ये सब करके रहे हैं लोग। एक्चुअली हमारे आपस में फूट डाल रहे हैं और खुद राज कर रहे हैं। 5 से 7% लोग हैं कट्टरपंथी सोच के, वो हमेशा ही लड़ते रहेंगे, उनको आप कितना भी दे दो वो लड़ते ही रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष, तो अभी हम लोग डिटेल भी इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि 7.5 वर्ष हो गए हैं। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को 15 करोड़ लोगों को रोजगार दे देना चाहिए, लेकिन दिए कितने हैं वो तो आंकड़ा अलग है, लेकिन छीने कितने वो आंकड़ा सबके सामने। जिसकी ना अपनी एयरलाइन होगी खुद की, ना अपनी रेलवे होगी, ना अपने बैंकिंग सेक्टर होंगे, ना अपने कुछ PSU सेक्टर होंगे, कुछ भी अपना नहीं होगा, सब कुछ प्राइवेट घरानों को दे दिया। हम उस दौर पर अभी बैठे हैं और ये हमें समझना होगा कि हाँ हमसे गलती हुई है। हम उस दौर पे बैठे हैं कि जहाँ अगर अभी भी हम नहीं समझे तो यकीनन एकदम बॉर्डर पे हैं हम। अब हमें तय करना है कि हमें वापस इस तरफ आना है या ये बॉर्डर क्रॉस कर देना है। अगर हमने ये बॉर्डर क्रॉस कर दिया, हम अभी भी नहीं समझे, तो वापस गुलामी का दौर जो हमने देखा नहीं है हम महसूस भी नहीं कर सकते। बाकी तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आज़ादी 2014 में ही मिली है, उससे पहले तो आज़ादी थी नहीं, तो उसमें भी नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन हाँ वापस गुलामी के दौर में पहुँच जाएंगे। एक ही विचारधारा है और एक ही उद्देश्य है, एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद यूज करके किसी भी तरह बस सत्ता हासिल कर लेना। बहुत सारे उदाहरण रखूंगा आपके सामने, समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को नेता बोलता ही नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पर जितने भी लोग बैठे हैं हमारे साथ, जो 2-4 दिन बिता लेता है वो उनको नेता नहीं मानता, वो काले अंग्रेज ही बोलता है। और हम खुल के बोलते हैं, मन से बोलते हैं काले अंग्रेज हैं, क्योंकि इनकी नीतियाँ वैसी ही हैं। आज एक्चुअल में जैसा बताया कृष्णेंदु जी ने कि देश के हालात जेन्युइन बहुत खराब है। आज देश हमें कैसे दिखाया जा रहा है, देश हमें ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे सरकारी स्कूल आप तुमने देखे होंगे आजकल, बिल्डिंग्स कैसी हो गई हैं, ऐसी हो गई हैं कि अगर पिलर पे कस के धक्का दे देना तो छत का प्लास्टर नीचे गिर पड़ता। ऐसे ही देश के हालात हैं। एक ऐसी जर्जर बिल्डिंग जिसकी दीवार पे अगर धक्का मारते तो फर्श छत नीचे गिर पड़ेगी, ऐसी बिल्डिंग में बाहर से रंग पोतन करके आपको ऐसा पन्ने फाड़े जाते हैं और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। तब अफसोस होता है कि हमने कैसे लोगों को चुनकर समझने देते। और ऐसा नहीं, अगर गलतफहमी है दिमाग में कि ये हालात सिर्फ 6 सालों में ही या 7 सालों में ही खराब हो गए हैं मोदी जी के आने के बाद, तो निकाल दीजिए ये गलतफहमी अपने दिमाग से। किसान 1 साल बैठे रहे ना सड़कों पर, सबको पता है, सबने देखा 1 साल से ज्यादा। और कांग्रेस बहुत हल्ला मचा रही थी सड़कों पर, राहुल जी, प्रियंका जी, सब लोग सड़कों पर थे, ये काले कानून वापस लो, ये करो वो करो। ये काले कानून ऐसे ही क्या कहते हैं, कृषि बिल डायरेक्ट भाजपा नहीं ले आई है, ये वही बिल है जो मनमोहन सिंह जी के समय में सदन में पेश हुए थे। और उस समय भाजपा नेता, मेरे शब्द नहीं है, अभी भी आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भाजपा के नेता स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी के बयान आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जो उन्होंने सदन के अंदर दिए थे। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि कॉर्पोरेट घराने जब कृषि क्षेत्र में उतरेंगे तो ये किसानों को बर्बाद कर देंगे। मंडी समितियों के लिए भी बहुत इमोशनल स्पीच दी थी उन्होंने, कि मंडी समितियां या आड़ती जो होते हैं वो किसानों के लिए ATM का काम करते हैं। किसान के घर में बेटी की शादी हो या बेटी की तबीयत खराब हो, कभी भी उसको पैसे की जरूरत है तो वो आड़तियों के पास जाता है, मंडी समितियों के पास जाता है और उनसे पैसा उधार ले लेता है, जब फसल आती है तो दे देता है। और कभी कभी तो ये आड़ती उन्हें बिना ब्याज के पैसे दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उस किसान ने पैसा ले लिया है, तब जब इसकी फसल होगी तो ये हमारे ही पास लेके आएगा और हम इससे मुनाफा कमा लेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुषमा स्वराज जी के शब्द है, भाजपा के नेता। तो ऐसा क्या हो गया अचानक से कि भाजपा उससे भी घटिया बिल ले आई? क्यों भाई? ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे देश में पुलवामा जैसा हमला हो जाता, मीडिया किस तरह से बयान दे, आप उसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ। देश के 40 जवान जिंदा जला दिए गए, सबके पर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि जिंदा जल गए किसी दुर्घटना में, नहीं, जला दिए गए। हाँ, जानबूझकर मारा गया, उन्हें जानबूझकर जिंदा जलाया गया, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अगर पुलवामा में नहीं होता, हमला नहीं हुआ होता या जवान शहीद ना हुए होते, इस राष्ट्रवाद को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना गया होता, तो शायद मोदी जी दोबारा सत्ता में ना आए। ये बात फैक्ट है। और
जांच के नाम पे सिर्फ लीपापोती हो रही है। मीडिया के साथी बैठे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है और मीडिया के साथियों से भी सवाल कर रहा हूँ। मैं प्रदेश स्तर की किसी मीडिया की बात नहीं कर रहा, राष्ट्रीय स्तर की मीडिया की। जो मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं वो अपने राष्ट्रीय स्तर की मीडिया से जो उनके संपर्क हैं या उनके न्यूज चैनल में जो राष्ट्रीय स्तर के रिपोर्टर या पत्रकार हैं या जो मैनेजर्स हैं उनसे सवाल करिएगा आप लोग। कौन था वो शख्स, वो न्यूज एंकर या वो न्यूज चैनल कौन सा था जिसने ये खबर सबसे पहले चला दी कि 250 किलो या 300 किलो RDX ब्लास्ट हो गया? उस व्यक्ति को चौराहे पर क्यों नहीं बुलाया? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, सब टेक्नोलॉजी जाते हैं, सब लोग साइंस समझते हैं। हो सकता है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में साइंस ना रहे हो, लेकिन हाई स्कूल इंटर तक कहीं ना कहीं साइंस पढ़ी है ना। किसी राख की टेस्टिंग जहां ब्लास्ट हो गया, जब तक उस राख की या उस मटेरियल की टेस्टिंग नहीं हो जाएगी लैब में, कोई व्यक्ति ये कैसे बता सकता है कि वो RDX था या डायनामाइट था या जिलेटिन था? और 250 किलो या 300 किलो ही था, ये तो टेस्टिंग के बाद भी नहीं बता सकता भाई। कोई कैसे बता सकता है? कहीं से तो इनपुट मिला ना, किसी ने तो उसको बताया होगा। और दो ही लोग बता सकते हैं, या तो वो जिसने प्लान किया है या तो वो जिसने उस घटना को अंजाम दिया। तीसरा कोई नहीं बता सकता। तो उस न्यूज एंकर को चौराहे पर क्यों नहीं बुलाते? चौराहे पर बुलाओ, लाइव टेलीकास्ट पब्लिक के सामने, लाइव, और बीच चौराहे पर उससे सवाल करो कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दी थी। या तो उस दिन चौराहे पे उस व्यक्ति का नाम बताएगा, वरना वहीं बीच चौराहे पर लटका दो, तब इंसाफ होगा। ऐसा नहीं होने वाला इंसाफ। ऐसे लोगों को चुनकर हमने सदन में भेजा है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना, CDS हमारे पहले जनरल बिपिन रावत जी क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर, इंक्वायरी के नाम पर लीपापोती ऐसी चलती रहेगी। मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, ये समझने वाली चीजें नहीं है। और ये चलो एक बार हजम भी कर लो, चलो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दूसरी न्यूज पे आ जाओ, अभी मीडिया न्यूज चला रही है राष्ट्रीय स्तर की मीडिया। उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेनी जी, सब लोग नाम से परिचित होंगे। वो आशीष मिश्रा जिनका बेटा लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जिसने, मीडिया न्यूज चला रही है कि लापता है, 7-8 दिन हो गए आज। अब भाई कोई मुझे ये समझाए कि देश का गृह राज्य मंत्री लापता है तो उसको ढूंढने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर क्या रही है? अभी इस्तीफा नहीं दिया, अभी गृह राज्य मंत्री यानी उनकी सुरक्षा में पुलिस स्टाफ भी लगा होगा, तो सारा का सारा पुलिस स्टाफ भी लापता है क्या? ये चीजें समझ से परे हैं और नहीं दिखाएगी आपको मीडिया ये सब चीजें, क्योंकि वो पूरी तरह बिके हुए हैं। मैक्सिमम 99% मीडिया बिकी हुई है। हाँ, कुछ एक आध लोग हैं। और एक बहुत बड़ी न्यूज जो आप सबके सामने नहीं है, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है बलवंत जी ने आप सबको जानकारी दी हो। इसी 13 नवंबर की बात है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने बेरोजगारी मिटाओ अभियान की शुरुआत की।